गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक नाभिकीय ऊर्जा की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, इससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। हम आपसे एक बात ये कहना चाहते हैं कि चूंकि जो भी वीडियो हम यहाँ पर आपके सामने अपलोड कर रहे हैं या आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ न कुछ करंट अफेयर्स से संबंधित टॉपिक डिस्कस किया जाता है। इसलिए आप प्रयास करें कि पूरी वीडियो कंप्लीट देखें, क्योंकि लास्ट में जो टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं वह एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन काफ़ी बच्चे हैं कि जो बीच में ही स्किप कर देते हैं, तो इसलिए लास्ट के पॉइंट को आप लोग देख नहीं पाते हैं। इसलिए बस प्रयास ये करिए कि लास्ट के पॉइंट को अवश्य देखने का प्रयास करें। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। आज का हमारा जो क्लास है यह एक प्रकार से नाभिकीय ऊर्जा के आधार पर साथ में और इससे संबंधित जो कुछ करंट अफेयर्स हैं उसके आधार पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले कि जो नाभिकीय ऊर्जा है यह किस प्रकार की ऊर्जा है। हम लोग कल के एपिसोड में यह डिस्कस कर रहे थे कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी भी तीन प्रकार की होती है। एक था जिसका नाम था कन्वेंशनल, और कन्वेंशनल के अंतर्गत ही हम लोगों ने डिस्कस किया था जीवाश्म ऊर्जा। इसके अंतर्गत था देखा जाए तो वहाँ पर गैस है, पेट्रोलियम है और कोयला है। लेकिन दूसरा था जिसको हम लोग बात कर रहे थे रिवर वाटर है, अर्थात जो लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, और साथ में एक एनर्जी आती है जिसका नाम है नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा भी आपकी कन्वेंशनल अर्थात परंपरागत ऊर्जा के सोर्स के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा का दो दृष्टिकोण से प्रयोग होता है। एक तो इसका नागरिक और शांति के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, इसका प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में होता है। लेकिन इसका दूसरा प्रयोग भी होता है जो सामरिक दृष्टिकोण से सुनिश्चित होता है, अर्थात जिसके माध्यम से हम लोग कोई न कोई बम बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर नाभिकीय ऊर्जा का हम बात करें तो यहाँ पर दो प्रक्रिया से एनर्जी जनरेट होती है। एक प्रक्रिया होती है जब दो छोटे नाभिक मिल करके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, उसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। यहाँ पर क्या होता है, दो छोटे नाभिक मिल करके बड़े नाभिक बनते हैं, इसी को कहते हैं नाभिकीय संलयन अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन। इसी प्रक्रम से जो सन हमारा है वह समस्त सौरमंडल को एनर्जी प्रदान करता है। तो सन के अंदर भी दो हाइड्रोजन मिल करके हीलियम का फॉर्मेशन करते हैं और अपार मात्रा में एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। उसी प्रकार से नाभिकीय ऊर्जा का जो दूसरा माध्यम है वो है विखंडन, कि यहाँ पर एक बड़ा नाभिक जो अस्थायी होता है वह टूटता है और टूटने के परिणाम स्वरूप अपार मात्रा में एनर्जी को जनरेट करता है। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर ज़्यादा जो एनर्जी होती है पावरफुल, वह संलयन की एनर्जी ज़्यादा पावरफुल होती है तुलनात्मक तौर पर विखंडन की। विखंडन में उतनी पावर नहीं है जितनी पावर संलयन में है। फिर भी विखंडन में इतनी पावर है कि जिसकी हम लोग कल्पना शायद नहीं करते हैं। यहाँ पर अगर बात करें कि जो नाभिकीय संलयन का मैकेनिज्म है, इसका अभी तक जो प्रयोग हम लोग सुनिश्चित करते हैं वह अनियंत्रित प्रयोग ही केवल हम लोग करते हैं। इसका नियंत्रित प्रयोग हम लोग अभी तक सीख नहीं पाए हैं। इसलिए नाभिकीय संलयन से केवल हम लोग जो इसका इस्तेमाल करते हैं यह सामरिक क्षेत्र में ही करते हैं, अर्थात केवल हाइड्रोजन बम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बम बनाते हैं। अभी इस संलयन का प्रयोग हम लोग नागरिक या शांति के क्षेत्र में नहीं करते हैं। जबकि जो विखंडन का प्रक्रम है, विखंडन के प्रक्रम में दोनों प्रक्रियाएं शामिल है। यहाँ पर अनियंत्रित प्रयोग भी होता है जिससे हम लोग बनाते हैं परमाणु बम, और नियंत्रित प्रक्रम भी होता है जिससे हम लोग सामरिक क्षेत्र के अतिरिक्त जो नागरिक और शांति का क्षेत्र है यहाँ पर भी कार्य करते हैं, अर्थात इससे इलेक्ट्रिक बनाते हैं, इसको अनुसंधान में प्रयोग करते हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि विखंडन से परमाणु बम बनता है जबकि संलयन से हाइड्रोजन बम बनता है। इस डिफरेंस को आपको समझना है। हाइड्रोजन बम संलयन से इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के नाभिक मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर हीलियम का नाभिक बनता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का संलयन होता है, इसी आधार पर इसका नाम होता है हाइड्रोजन बम।
जबकि विखंडन के आधार पर जो बम बनता है उसका नाम होता है परमाणु बम। यहां पर अगर आगे हम डिस्कस करें कि जो नाभिकीय विखंडन, चूंकि यहां पर हमको जो पढ़ना है टॉपिक वो तो है ऊर्जा, वो भी कौन सी ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। लेकिन यह ऊर्जा हमारे इस्तेमाल में तभी आएगी जब उसका प्रयोग हम नागरिक या शांति के क्षेत्र में करें। तो संलयन के अंतर्गत तो यह सुनिश्चित हो नहीं पाता, केवल विखंडन के अंतर्गत ही सुनिश्चित होता है। इसलिए हमारा जो अगला टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट होगा वो है विखंडन वाला। यहाँ पर बात किया जाए कि नाभिकीय जो विखंडन होता है अर्थात न्यूक्लियर फिजन, किसका विखंडन होता है यह हमको समझना होगा। तो ऐसे नाभिक का विखंडन होता है कि जो अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी। अगर कोई भी नाभिक अनस्टेबल होता है तो उसका विखंडन होता है। लेकिन हम किसे कहते हैं, यह अस्थायी नाभिक है। ऐसा नाभिक जिसका न्यूट्रॉन, ध्यान रखिएगा, जिसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में अधिक हो, उस प्रकार के नाभिक को हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल एलिमेंट कहते हैं या अनस्टेबल नाभिक कहते हैं। इस इक्वेशन का यही तात्पर्य है कि न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है किससे, प्रोटॉन से। तो यह नाभिक कैसा होता है, अस्थायी होता है। यहां पर जैसे आपसे कहा जाए 6 कार्बन 12, ये जो 6 कार्बन 12 है इसका तात्पर्य यहां पर प्रोटॉनों की संख्या 6 है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 है। साथ में यहां पर 12 क्या है, यह इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करता है। तो इलेक्ट्रॉन में से अगर हम प्रोटॉन घटाते हैं तो बचता है न्यूट्रॉन। तो ये बात हमको ध्यान रखना है। यहां पर अगर जो ये दो नाभिक आप देख रहे हैं ना, एक है 6 कार्बन 13 और एक है 6 कार्बन 14, यह जो नाभिक है यह अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि यहां पर प्रोटॉन की संख्या 7 है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या 7 है। देखो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 7 है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं न्यूट्रॉन की संख्या अधिक हो गई किससे, प्रोटॉन से। तो यह अनस्टेबल नाभिक है। इसी प्रकार 6 कार्बन 14 जो कार्बन डेटिंग के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 8 है, जबकि प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6 है। तो यहां पर हम कह सकते हैं यहां पर भी न्यूट्रॉन अधिक है किससे, प्रोटॉन से, क्योंकि प्रोटॉन कितना है, 6 है। और यहां पर भी न्यूट्रॉन अधिक है किससे, प्रोटॉन से, क्योंकि प्रोटॉन कितना है, 6 है। तो ये दोनों नाभिक कैसे हैं, अस्थायी हैं अर्थात अनस्टेबल हैं। लेकिन जो 6 कार्बन 14 है यह प्राकृतिक है। कैसा है, प्राकृतिक अनस्टेबल एलिमेंट है। जबकि 6 कार्बन 13 जो है यह मानव निर्मित एलिमेंट है, यह प्राकृतिक नहीं है। तो जो भी अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं, यह अनस्टेबल एलिमेंट स्टेबल होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। तो कोई भी अनस्टेबल एलिमेंट या अनस्टेबल एटम जब अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो इस दौरान एक प्रक्रिया होती है। आप देखिए यहां पर ध्यान से कि यह जो 7 यहां पर न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन कितना है, 6 है। यह स्टेबल कब होगा, स्टेबल तब होगा कि जब इसका एक न्यूट्रॉन यहां से हट जाए और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाए, 6, क्योंकि 6 कार्बन 12 क्या है, एक स्टेबल नाभिक है। तो यहां से जब न्यूट्रॉन रिमूव होगा तभी जाकर के यह जो 6 कार्बन 13 है यह स्टेबल होता है। अर्थात यहां पर कोई भी अनस्टेबल एटम या अनस्टेबल नाभिक जब स्टेबल होता है तो इसमें से न्यूट्रॉन का क्या होता है, क्षय होता है, न्यूट्रॉन का परित्याग किया जाता है। जब न्यूट्रॉन इससे एलिमिनेट होता है, इससे बाहर निकलता है, तभी जाकर के यह अनस्टेबल जो नाभिक है यह स्टेबल होता है। लेकिन इस न्यूट्रॉन के क्षय के दौरान जब न्यूट्रॉन का क्षय होता है, इसका विनाश होता है, तो यहाँ से एनर्जी जनरेट होती है। और जो एनर्जी यहाँ पर जनरेट होती है वह E = mc² के इक्विवेलेंट में होती है। ध्यान रखिएगा, यह आइंस्टीन का सिद्धांत है कि E = mc², अर्थात मास और यहाँ पर c जो है यह प्रकाश की गति होती है। तो उस गति के अनुसार यहाँ पर एनर्जी जनरेट होती है इस इक्वेशन के इक्विवेलेंट में, जिसकी बहुत चर्चा फिजिक्स में की जाती है। फिर भी यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है कि जब नाभिक का क्षय होता है, नाभिक से जब न्यूट्रॉन का क्षय होता है तो अपार मात्रा में एनर्जी जनरेट होती है। लेकिन यह सब प्रक्रिया क्या है, विखंडन की ही प्रक्रिया। साथ में यहाँ पर जब यह नाभिक से न्यूट्रॉन का क्षय होता है तो यहाँ से रेडियो एक्टिव मटेरियल यानी रेडियो एक्टिव रेडिएशन अल्फा बीटा गामा के रूप में निकलती है। क्या निकलती है,
रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन है ये यहाँ से उत्सर्जित होते हैं अल्फा बीटा गामा के रूप में। ये बात हमको ध्यानपूर्वक समझनी होगी। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो अनस्टेबल नाभिक होता है, क्योंकि अनस्टेबल नाभिक का तात्पर्य तो आप समझ गए होंगे कि अनस्टेबल किसको कहते हैं। अनस्टेबल का तात्पर्य है कि जिसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन से अधिक हो, ऐसे सभी नाभिक क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। लेकिन क्या सभी अनस्टेबल नाभिक से ऊर्जा बनती है क्या? नहीं, सभी अनस्टेबल नाभिक ऊर्जा जनरेट नहीं करते हैं। तो कौन से नाभिक ऊर्जा जनरेट करते हैं जो अनस्टेबल हैं? तो इसके भी 3 प्रकार हैं। एक ऐसा नाभिक होता है जो फिजाइल होता है, अर्थात ऐसा अनस्टेबल नाभिक जो फिजाइल होता है, इसको डायरेक्ट हम इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति में सिर्फ एक ही ऐसा नेचुरल फिजाइल मटेरियल विद्यमान है जिसका नाम है 92 यूरेनियम 235। या कैसा मटेरियल है? नेचुरल फिजाइल मटेरियल है, अर्थात इसका प्रयोग करके हम लोग एनर्जी प्रत्यक्ष रूप से जनरेट कर लेते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी अनस्टेबल नाभिक हैं जो डायरेक्ट ऊर्जा के लिए प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, फर्टाइल मटेरियल, अर्थात इनका डायरेक्ट प्रयोग हम ऊर्जा के रूप में नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसका हम कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, अर्थात इसमें जब हम नाइट्रोजन की बमबारी कराते हैं तो यही फर्टाइल मटेरियल फिजाइल हो जाता है। क्या हो जाता है? फिजाइल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इसका हम प्रयोग इलेक्ट्रिक बनाने के लिए कर सकते हैं या ऊर्जा का फॉर्मेशन करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। साथ में ऐसा भी अनस्टेबल नाभिक होता है जो ना तो फिजाइल होता है और ना तो फर्टाइल होता है, अर्थात यह हमारे लिए किसी भी प्रकार का उपयोगी नहीं होता, या हमारे लिए किसी प्रकार का उपयोगी नहीं है। बस उपयोगी हमारे लिए 2 हैं, एक तो आपका फिजाइल मटेरियल और एक आपका फर्टाइल मटेरियल। इसी का प्रयोग हम कर सकते हैं क्योंकि इसका जो संभावना है यह एनर्जी जनरेट करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो आप समझिए, क्योंकि प्रकृति में हम लोग जो एक प्रकार से नाभिकीय ऊर्जा की बात करते हैं, वहाँ पर हम लोग यूरेनियम का प्रयोग करते हैं विद्युत को बनाने के लिए। यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि प्रकृति में जो यूरेनियम है वह जिस रूप में पाया जाता है उसका नाम होता है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड जो है, जैसे आयरन होता है, आयरन का अयस्क आप देखते हैं, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, ये सब आयरन के क्या हैं, अयस्क हैं। उसी प्रकार यूरेनियम का जो अयस्क है जिससे हम यूरेनियम की प्राप्ति करते हैं उसका नाम होता है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड यूरेनियम का एक रॉ मटेरियल है और इसमें जो यूरेनियम की मात्रा है यह मात्र 0.2%, बहुत लिमिटेड मात्रा में इसमें यूरेनियम विद्यमान है, बाकी अन्य अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पर होते हैं। लेकिन जब इसी पिच ब्लेंड का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, अर्थात इसका प्रोसेसिंग करते हैं, इसका शुद्धिकरण करते हैं, तो हमको जो यूरेनियम की प्राप्ति होती है उसका नाम होता है नेचुरल यूरेनियम। ध्यान रखिएगा, जब इस पिच ब्लेंड का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, तो हमको नेचुरल यूरेनियम की प्राप्ति होती है। ये जो नेचुरल यूरेनियम होता है इसी का नाम होता है येलो केक। क्या होता है? येलो केक। और इस येलो केक या नेचुरल यूरेनियम में जो यूरेनियम यहाँ पर 0.2% था, यह यूरेनियम का परसेंटेज बढ़ करके कितना हो जाता है, 75%। अर्थात इसमें अब अपशिष्ट मटेरियल बहुत कम है, मात्र 25% अपशिष्ट मटेरियल हैं, बाकी सब यहाँ पर प्योर यूरेनियम है। लेकिन ये जो यूरेनियम है यह सब हमारे उपयोग के नहीं है, क्योंकि इस 75% यूरेनियम का भी अगर आप देखें तो लगभग 0.05% जो मटेरियल है, ध्यान रखिएगा, 0.05% जो मटेरियल है यह ना तो फिजाइल है ना फर्टाइल, अर्थात यह मेरे लिए किसी प्रयोग का नहीं है, क्योंकि यह इससे हम एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते। लेकिन इसका मात्र 0.7% जो मटेरियल है वह फिजाइल है। कैसा है? फिजाइल है। ध्यान रखिएगा, कैसा है? फिजाइल है, अर्थात यह जो है यह है 92 यूरेनियम 235। ये क्या है? 92 यूरेनियम 235 है, ये फिजाइल है। कैसा है? फिजाइल है, जो डायरेक्ट प्रयोग होगा इलेक्ट्रिक को बनाने के लिए। लेकिन इस 75% का अधिकांश भाग जो होता है यह किस प्रकार का मटेरियल? ये है फर्टाइल, अर्थात यह प्रत्यक्ष रूप से एनर्जी जनरेट करने के लिए प्रयोग तो नहीं किया जा सकता है,
लेकिन इसका हम ट्रीटमेंट करके पुनः एनर्जी जनरेट करने के योग्य बना सकते हैं। ये बातें हमको समझ में आ गई कि नेचुरल यूरेनियम की प्राप्ति कैसे होती है और नेचुरल यूरेनियम में जो हमारा 92 यूरेनियम 235 अर्थात जो फिजाइल मटेरियल है इसका परसेंटेज कितना है और फर्टाइल का परसेंटेज कितना है। अब यहां पर देखते हैं कि होता क्या है। इसको हम और ज़्यादा ट्रीटमेंट करते हैं, अर्थात यहां पर जब बात होती है इस नेचुरल यूरेनियम की, तो नेचुरल यूरेनियम में जो हमारा फिजाइल यूरेनियम है ये मात्र है 0.7%। अब इसी को हम इनरिच करेंगे। क्या करेंगे? इनरिच करेंगे, अर्थात इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, क्योंकि यही प्रत्यक्ष एनर्जी का साधन है, जबकि फर्टाइल भी एनर्जी का साधन, लेकिन यह अप्रत्यक्ष एनर्जी का साधन है। तो आगे यहां पर इसका पुनः ट्रीटमेंट किया जाता है, पुनः शोधन किया जाता है। अब देखिए, उस नेचुरल यूरेनियम का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। किसका? पहले हमने पीच ब्लेंड का ट्रीटमेंट किया और प्राप्त किया नेचुरल यूरेनियम या येलो केक। अब इस येलो केक का पुनः हम ट्रीटमेंट करेंगे और उसका ट्रीटमेंट जिस मैकेनिज्म के माध्यम से करते हैं उस मैकेनिज्म का नाम होता है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइन। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइन के अंतर्गत हम नेचुरल यूरेनियम का ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट करने का दो मैकेनिज्म विद्यमान है। एक है सेंट्रीफ्यूगल मेथड और एक होता है न्यूक्लियर लेजर या गैसियस डिफ्यूजन का मैकेनिज्म। और इस मैकेनिज्म के माध्यम से हम लोग उस नेचुरल यूरेनियम को क्या करते हैं? और ज़्यादा इनरिच करते हैं। इनरिच का तात्पर्य है इसमें जो यूरेनियम अभी 0.7% है इसको बढ़ा करके हम लोग कितना कर लेते हैं? अगर इसको बढ़ा करके हम उसके परसेंटेज को एक लिमिट तक ले आते हैं तो उसका नाम होता है लो इनरिचमेंट यूरेनियम या हाई इनरिचमेंट यूरेनियम। अर्थात नेचुरल यूरेनियम का जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं यूरेनियम हेक्साफ्लोराइन मैकेनिज्म के माध्यम से, तो हमको लो इनरिचमेंट यूरेनियम तथा हाई इनरिचमेंट यूरेनियम की प्राप्ति होती है। अगर बात करें कि किसे हम लो इनरिचमेंट यूरेनियम कहेंगे और किसे हाई इनरिचमेंट यूरेनियम कहेंगे, ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। लो इनरिचमेंट जो यूरेनियम होता है, अगर इसका यूरेनियम परसेंटेज बढ़ करके, अर्थात जो 92 यूरेनियम 235, ये ध्यान रखिएगा इसी की बात हो रही है, 92 यूरेनियम 235 जो नेचुरल यूरेनियम में मात्र है 0.7%। जब इसी का परसेंटेज बढ़ करके कितना हो जाए? 3 से 5% कंसंट्रेशन, तो इसको हम नाम देते हैं लो इनरिचमेंट यूरेनियम। और इस यूरेनियम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? अपने पावर जो रिएक्टर होते हैं उस रिएक्टर में प्रयोग करते हैं। जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर होते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक को बनाने के लिए। लेकिन यही जब यूरेनियम और ज़्यादा इनरिच कर दिया जाए, लगभग 20% तक इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए 0.7% से, तो यह अब उपयोगी हो जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में और अनुसंधान के क्षेत्र में। अर्थात चिकित्सा और अनुसंधान के क्षेत्र में जो यूरेनियम प्रयोग किया जाता है वह भी लो इनरिचमेंट यूरेनियम होता है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन जो पावर जनरेशन के लिए प्रयोग होता है उसकी तुलना में अधिक होता है। लेकिन जब यही नेचुरल यूरेनियम और ज़्यादा इनरिच कर दिया जाए, और ज़्यादा इनरिच कर दिया जाए, उसे कहते हैं हाई इनरिचमेंट यूरेनियम। लेकिन जो हाई इनरिचमेंट यूरेनियम होता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं परमाणु बम बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? परमाणु बम बनाने के लिए। और इसमें जो यूरेनियम का कंसंट्रेशन है यह बढ़ा करके कितना कर दिया जाता है? 90% तक इसका कंसंट्रेशन किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा इस यूरेनियम का वही जो हमारा फिजाइल मटेरियल है, अर्थात 92 यूरेनियम 235, तो नेचुरल यूरेनियम में कितना था? 0.7% था। इसी का कंसंट्रेशन बढ़ा बढ़ा करके हम लोग जब 90+% कर देते हैं तो यह कहलाता है हाई एनरिचमेंट यूरेनियम और इसका प्रयोग करते हैं परमाणु बम बनाने के लिए। लेकिन हम तो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि इसका एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर की। तो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में क्या होता है, थोड़ा उस कहानी को हम समझते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास रिएक्टर होते हैं, यह दो प्रकार के रिएक्टर विद्यमान हैं। एक रिएक्टर होता है जिसको कहते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, और एक होता है लो वाटर रिएक्टर या कहते हैं बॉयल वाटर रिएक्टर। दो प्रकार के रिएक्टर होते हैं। जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होता है यह हमारा कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं जो बहुत पुराने हैं,
और ये जो पुराने वाले पावर रिएक्टर होते हैं, इनमें जो हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं यूरेनियम, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ईंधन के रूप में ही तो प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। तो यहाँ पर जो यूरेनियम ईंधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं वह नेचुरल यूरेनियम होता है। कौन सा यूरेनियम हम लोग प्रयोग करते हैं? नेचुरल यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, अर्थात येलो केक का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। अब येलो केक में आप समझ सकते हैं कि जो 92 यूरेनियम 235 है, यह बहुत कम मात्रा में विद्यमान होता है, मात्र 0.7%, और यही एनर्जी में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जो 92 यूरेनियम 238 है, जिसका कंसंट्रेशन या परसेंटेज 99.2% है, यह एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, एनर्जी में तो कन्वर्ट यही होगा, क्योंकि यही फिजाइल है, और 238 क्या है? फर्टाइल है, इसलिए वह कन्वर्ट नहीं होने वाला। हाँ, यहाँ पर हम लोग हाई प्रेशर रखते हैं। इस जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, इस रिएक्टर में जो प्रेशर होगा यह बहुत ज़्यादा हाई होगा, यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा उच्च होगा, इसलिए यहाँ पर जो मंदक के रूप में हम प्रयोग करते हैं वह D2O का प्रयोग करते हैं, अर्थात हैवी वाटर का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं हैवी वाटर का। D2O को हम क्या करते हैं? हैवी वाटर का नाम देते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और यह है हैवी वाटर। तो इस प्रकार के रिएक्टर में हम लोग ईंधन के रूप में यूरेनियम कौन सा प्रयोग करते हैं? नेचुरल यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, और मंदक के रूप में हम प्रयोग करते हैं D2O अर्थात हैवी वाटर का प्रयोग करते हैं। वहीं पर जब हम लोग लो इनरिचमेंट यूरेनियम का जिसमें प्रयोग करते हैं, उस रिएक्टर का नाम होता है LWR अर्थात BWR। यहाँ पर हम लोग ईंधन के रूप में जिस यूरेनियम का प्रयोग करते हैं वह यूरेनियम होता है लो इनरिचमेंट यूरेनियम, अर्थात यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो यूरेनियम हमारे लिए प्रयोग होगा उसमें यूरेनियम का परसेंटेज कितना होता है? 3 से 5%, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि पावर के लिए हम इसी यूरेनियम का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसका नाम होता है लो इनरिचमेंट यूरेनियम। अगर नेचुरल यूरेनियम का प्रयोग करना होगा तो हम किस रिएक्टर का प्रयोग करेंगे? तो उसका नाम होगा प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। और यह कैसे रिएक्टर हैं? ये प्राचीन हैं, प्राचीनतम है। लेकिन जो आधुनिक रिएक्टर हैं अब वर्तमान में जिसका प्रयोग अधिक हो रहा है, ये सब किस टाइप के हैं? तो यह हैं LWR या BWR, जहाँ पर हम लोग लो इनरिचमेंट यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, जिसकी ईंधन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें यूरेनियम का परसेंटेज देख रहे हैं 3 से 5% है, और यहाँ पर यूरेनियम का परसेंट कितना है? मात्र 0.7%। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है यह हाई होता है, लेकिन प्रेशर लो होता है। यहाँ पर मंदक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? नॉर्मल वाटर का प्रयोग करते हैं, जो H2O है। लेकिन यहाँ पर हम किस वाटर का प्रयोग करते हैं? हैवी वाटर का प्रयोग करते हैं, उसको ठंडा करने के लिए मंदक के रूप में। क्या है इसकी बात भी हम करेंगे। यहाँ पर ये जो रिएक्टर होते हैं ये सब भी थर्मल पावर रिएक्टर की तरह ही व्यवहार करते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे ये सब कार्य करते हैं, थोड़ा इस प्रणाली को हम समझ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है। देखिए, किसी भी प्रकार का कोई इक्विपमेंट हो, बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि एनर्जी जनरेट हो रही है। एनर्जी जनरेट का तात्पर्य यहाँ का टेम्परेचर जब हाई होता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? H2O का प्रयोग करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं, और यह जल बनता किस में है? भाप में बनता है। ये भाप बनता है, और यही भाप जब एक निश्चित गति से और प्रेशर से बाहर निकलती है तो इसमें बहुत ज़्यादा गति होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। भाप जब काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ बाहर निकलती है तो यहाँ पर टरबाइन लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? टरबाइन लगा दिया, और उस टरबाइन को ये भाप क्या करती है? घुमाती है, और घुमाने से इसका जो शाफ्ट है यह क्या होता है? एक कह सकते हैं पावर जनरेशन सिस्टम से जोड़ दिया जाता है, जहाँ से यह इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता है। तो हर जगह यही मैकेनिज्म होता है कि जहाँ पर भी टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर के द्वारा हम जल को भाप में कन्वर्ट कराते हैं, और भाप को हाई प्रेशर के द्वारा और हाई इंटेंसिटी के साथ रिलीज करवा करके उससे हम टरबाइन के पंखे को चलाते हैं, और टरबाइन का फैन जब चलता है तो उससे इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होती है। और इस यही मैकेनिज्म भी होता है जब हम लोग जल से विद्युत बनाते हैं, तो वहाँ पर भी तो यही होता है। बहुत ज़्यादा ऊंचाई से हम लोग जल को उस टरबाइन के पंखे पर गिराते हैं,
तो वहां पर जल को पंखे पर गिरा करके उसको घुमाते हैं। विंड में भी हम लोग वही करते हैं, पंखे को घुमाते हैं लेकिन हवा के माध्यम से। यहां पर भी हम पंखे को घुमाते हैं लेकिन भाप के माध्यम से। तो जो हमारे थर्मल पावर रिएक्टर होते हैं, जहां पर हम यह टेम्परेचर जनरेट करते हैं डीजल से, कोयला से या गैस से, यह टेम्परेचर जनरेट करने के हमारे पास कई मैकेनिज्म हैं। इसको जनरेट करने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? कोयले का प्रयोग करते हैं, तभी तो उसका नाम होता है एनटीपीसी। इसी टेम्परेचर को जनरेट करने के लिए हम डीजल का भी प्रयोग करते हैं, डीजल से भी यह टेम्परेचर जनरेट होता है, गैस से भी जनरेट करते हैं। तो जैसे भी टेम्परेचर जनरेट करें, जब टेम्परेचर जनरेट होता है तो जो जल होता है या जल भाप में कन्वर्ट होता है और भाप जो होती है टरबाइन को चलाने का कार्य करती है। तो यहां पर टेम्परेचर जनरेट करने के ये सब साधन तो है ही हैं, साथ में नाभिकीय ऊर्जा भी है। नाभिकीय ऊर्जा से भी क्या होता है? ऊर्जा जनरेट होती है, यानी टेम्परेचर जनरेट होता है और वो भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर जनरेट होता है। तो वहां पर क्या मैकेनिज्म काम करता, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। यहां पर होता क्या है, एक यहां पर कंटेनर होता है, कंटेनर मतलब एक यहां पर रिएक्टर होता है। अब रिएक्टर तो एग्जैक्ट कैसे बनेगा ये तो हम नहीं आपको बता सकते हैं, लेकिन फिर भी एक यहां पर अनुमान आपको लगाना है कि ये आपके रिएक्टर हैं और इस रिएक्टर के मध्य में क्या होते हैं, यह हमारे राड रखे होते हैं, किसके? यूरेनियम के राड इसमें इंस्टॉल होते हैं, लगाए रहते हैं। और यहां पर एक न्यूट्रॉन यानी 0N1, एक न्यूट्रॉन की इस पर बमबारी की जाती है। किस पर? ये जो यहां पर चाहे यह नेचुरल यूरेनियम हो, चाहे लो इनरिचमेंट यूरेनियम की राड हो, जिसकी भी राड हो, ये यहां पर रिएक्टर के अंदर रखी होती। अब यहां पर होगा क्या, यह जब न्यूट्रॉन इस यूरेनियम के ऊपर अटैक करता है, इसकी बमबारी होती है, तो यह टूटने लगता है। और जब टूटता है तो यहां पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, किस रूप में? अल्फा बीटा गामा के रूप में। रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलती है, किस रूप में? अल्फा बीटा गामा के रूप में, जो काफी पावरफुल होती हैं। और यह अल्फा बीटा गामा क्या करती हैं? इस रिएक्टर की दीवारों पर अटैक करती हैं, बहुत तीव्रता से अटैक करती हैं। और जब अल्फा बीटा गामा इस रिएक्टर की दीवारों पर अटैक करती हैं काफी तीव्रता से, तो यह जब अटैक होता है तो यहां पर हीट उत्पन्न होती है। और जब हीट उत्पन्न होती है तो यह रिएक्टर काफी ज्यादा टेम्परेचर, काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। तो यहां पर काम किया जाता है कि चूंकि यह रिएक्टर जब हीट होगा तो इस रिएक्टर को ठंडा करने का भी हमारे पास कोई न कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। और उसी लिए यहां पर बात की जाती है किसकी, कि हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां पर थोड़ा सा ऐसे, तब एक रिएक्टर के बाहर एक दूसरा यहां पर कवच चढ़ा दिया जाता है और यहां पर अब हम डालते हैं जल। क्या भरते हैं? जल भरते हैं। जल इसलिए डालते हैं कि जिससे यह रिएक्टर जो है यह ठंडा हो सके। क्या हो सके? ठंडा हो सके। यानी रिएक्टर एक लेयर नहीं, कई लेयर के मध्य होता है और यहां पर एक लेयर होती है जो चारों तरफ से इसमें जल के लिए बना होता है। तो यहां पर किया क्या जाता है, यहां पर इस तरफ से जल, यानी जिसको हम कहते हैं कूलेंट, क्या कहते हैं? कूलेंट का प्रयोग करते हैं इसको ठंडा करने। यह कूलेंट यहां पर प्रवेश कराया जाता है जल, और यह जल जब इस रिएक्टर को ठंडा करता है तो स्ट्रीम बनती है, भाप बनती है। और यह भाप इस तरफ से इसको बाहर निकाला जाता है। यह भाप जब इधर से बाहर निकलती है, इसी के मुख पर लगाते हैं हम लोग टरबाइन के फैन को, और टरबाइन यहां पर चलने लगती है, जिससे इलेक्ट्रिक हमारी प्रोड्यूस होती है। लेकिन यहां पर जब रिएक्शन होता है न्यूट्रॉन का, या न्यूट्रॉन का जब बमबारी होती है इस रॉड के ऊपर, किस रॉड के ऊपर? यूरेनियम की रॉड के ऊपर, तो यहां पर 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। लेकिन यहां पर चूंकि हमको नियंत्रित करना है, तो न्यूट्रॉन जब एक बार रिएक्ट करता है तो 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है, और फिर 3-3 जब रिएक्शन करेंगे तो 9 होगा, 9 27 को जनरेट करेगा। तो यह अनियंत्रित प्रक्रिया हो जाएगी, तो वह तो बम हो जाएगा। लेकिन अगर नियंत्रित करना है तो यहां पर फर्दर जो 3 न्यूट्रॉन हमारे प्रोड्यूस हुए, उसमें से 2 न्यूट्रॉन को, ध्यान रखिएगा, बनेंगे 3, 30N1 बनेंगे, लेकिन इसमें से 2 जो हैं, क्या 2, ये पकड़ लिए जाएंगे। क्या कर लिए जाएंगे? ये पकड़ लिए जाएंगे। किसके द्वारा? यहां पर हमारे पास राड होते हैं जिसको कहते हैं कंट्रोल राड। क्या होते हैं? कंट्रोल राड। एक कंट्रोल राड क्या करते हैं, यहां पर 2 न्यूट्रॉन को पकड़ लेंगे, सिर्फ एक न्यूट्रॉन को छोड़ेंगे और वह न्यूट्रॉन पुनः आगे की प्रक्रिया को संचालित करता है। तो इसलिए यहां पर इस रिएक्टर के अंदर जो प्रयोग होने वाला रॉड होता है,
एक तो यहाँ पर यूरेनियम की राड रखी जाती है, साथ में यहाँ पर राड रखे रहते हैं कंट्रोल के राड, जो न्यूट्रॉन को पकड़ने का काम करते हैं। लेकिन रिएक्टर को ठंडा करने के लिए जो हम अलग से यहाँ पर एक कवच के अंदर जल को प्रवेश कराते हैं, एक कूलेंट होते हैं। इन्हीं सब मैकेनिज्म की चर्चा यहाँ पर की गई है, इसी को आइए यहाँ पर देखते हैं। एनर्जी जब बनाई जाती है तो यहाँ पर पहला स्टेज होता है, हम ईंधन के रूप में या तो नेचुरल यूरेनियम का प्रयोग करते हैं या तो लो इनरिचमेंट यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। यह जब लो इनरिचमेंट यूरेनियम या फिर नेचुरल यूरेनियम जो होता है, यही क्या करता है, इसमें दो होते हैं। एक तो इसमें होता है, अगर नेचुरल है चाहे वह लो इनरिचमेंट हो, उसमें दोनों यह पार्ट होंगे, अर्थात 92 यूरेनियम 235 और 92 यूरेनियम 238। लेकिन यह फिजाइल है और यह फर्टाइल है। इसी के ऊपर जब न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो यह जो 92 यूरेनियम 235 है, यह एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि यह एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होगा, ध्यान रखिएगा, एनर्जी में ही कन्वर्ट होगा। तो जो 92 यूरेनियम 235 है, यह एनर्जी में कन्वर्ट होता है और यहाँ पर अपार मात्रा में रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलती है, अर्थात अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन होता है। साथ में यह जो 92 यूरेनियम 238 है, जो फर्टाइल था, इसके ऊपर जब न्यूट्रॉन की बमबारी होती है तो यह एक फिजाइल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात प्लूटोनियम बनता है। क्या बनता है? प्लूटोनियम बनता है। प्लस यहां पर 3 न्यूट्रॉन बनते हैं। लेकिन क्योंकि आगे की प्रक्रिया हमको नियंत्रित करनी है, इसलिए इस 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन पकड़ लिया जाता है। किसके द्वारा? कूलेंट राड के द्वारा। कूलेंट राड क्या करता है, इस 3 में से 2 को पकड़ लेता है, सिर्फ एक को छोड़ता है आगे की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए। यह जो कूलेंट राड होते हैं, एक इसके बनाए रहते हैं, एक कैडमियम या बोरान की राड होती है जो कूलेंट के रूप में काम करती है। कूलेंट नहीं, कंट्रोल राड, ध्यान रखिएगा, बोलने में मिस्टेक हो गई है। एक कंट्रोल राड होते हैं जो न्यूट्रॉन को कंट्रोल करते हैं। साथ में जो अल्फा बीटा गामा होता है, ये अल्फा बीटा गामा बहुत तीव्र गति से रिएक्टर की दीवारों से टकराते हैं। तो रिएक्टर की दीवारों से जब टकराते हैं तो अपार मात्रा में एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो इनकी गति को भी नियंत्रित किया जाता है। तो इनकी गति को ध्यान रखिए, अल्फा बीटा गामा की गति को नियंत्रित किया जाता है, जिससे रिएक्टर की दीवारों पर एनर्जी का जो फॉर्मेशन होता है वो तुलनात्मक तौर पर कम हो जाए। इनको नियंत्रित करने के लिए हम जिस का प्रयोग करते हैं उसका नाम होता है मंदक। किसका प्रयोग करते हैं? मंदक का प्रयोग करते हैं, मॉडरेटर का, जो अल्फा बीटा गामा की गति को रोकने का काम करता है। और यहां पर प्रयोग किया जाता है किसका? D2O या H2O। अगर मान लेते हैं नेचुरल यूरेनियम का पार्ट है, अर्थात प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, तो वहां पर हम D2O का प्रयोग कर देंगे। और अगर LWR का हम प्रयोग कर रहे हैं रिएक्टर के रूप में, तो वहां पर H2O का प्रयोग हम कर देते हैं। तो इस मैकेनिज्म से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए जो प्लूटोनियम हमारा है, यह मानव निर्मित एलिमेंट है, ना कि प्राकृतिक है। प्लूटोनियम यह प्राकृतिक नहीं है बल्कि मानव निर्मित है, जो यूरेनियम 238 फर्टाइल का फिजाइल मटेरियल कन्वर्जन है। इसी प्रकार अगर हम देखें स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 2 होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर जो रिएक्टर होता है, यह बेस्ड ऑन फास्ट न्यूट्रॉन के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर हम लोग इस प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं जो पहले स्टेज से हमको प्राप्त हुआ, जो कृत्रिम है। ये कैसा है? यह कृत्रिम है, यह मानव निर्मित है। इस प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं। साथ में यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं, चाहे लो इनरिचमेंट यूरेनियम हो, चाहे प्राकृतिक यूरेनियम हो, जो भी है उसका भी हम प्रयोग कर लेते हैं साथ में। और इसके साथ एक मटेरियल और हम प्रयोग करते हैं जिसका नाम होता है थोरियम। और इन तीनों को हम ईंधन के रूप में अब प्रयोग करेंगे और इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं। जब न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यह प्लूटोनियम भी अब फिजाइल हो गया। जो यूरेनियम 238 था, जो फर्टाइल था, जब उसके ऊपर न्यूट्रॉन की बमबारी की गई तो वह फिजाइल हो गया। अर्थात प्लूटोनियम जो बना था, यह प्लूटोनियम अब एक एनर्जी का कन्वर्जन कर सकता। तो एनर्जी इससे भी बनेगी, प्लस जो ये 92 यूरेनियम 235 यह भी फिजाइल है, इससे भी एनर्जी बनेगी। तो एनर्जी किससे किससे बनी? प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 235, इससे एनर्जी बनी, अर्थात अल्फा बीटा गामा का यहाँ पर उत्सर्जन हुआ और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस हुई। साथ में यह जो 238 वाला यूरेनियम है, यह फिर से बन जाता है प्लूटोनियम। क्या बन जाता है? प्लूटोनियम का फॉर्मेशन करता है। और ये जो थोरियम था, यह भी एक प्रकार से कैसा मटेरियल है? ये भी फर्टाइल मटेरियल था। कैसा है? फर्टाइल है। जब इसके ऊपर भी न्यूट्रॉन की बमबारी हुई तो यही थोरियम बन जाता है एक फिजाइल मटेरियल, अर्थात यूरेनियम 233। यूरेनियम 233 भी एक कैसा है? यह मानव निर्मित है। कैसा है? मानव निर्मित फिजाइल
मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? फिजाइल मटेरियल है, ध्यान रखिएगा, ये भी फिजाइल है। और प्लूटोनियम भी मानव निर्मित फिजाइल मटेरियल है। और भारत का जो परमाणु बम है वह इसी प्लूटोनियम पर आधारित है। भारत जो परमाणु बम बनाता है यह यूरेनियम 235 से नहीं बनाता है, बल्कि प्लूटोनियम 239 से बनाता है। तो यहां पर ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहां पर क्या होता है, जो भारत का अपना स्वदेशी पहला प्रोटोटाइप का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया जा रहा है, जिसकी क्षमता है 500 मेगावाट। तो जो तीसरा स्टेज होता है एनर्जी जनरेशन का, यहां पर हम लोग थोरियम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? थोरियम का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहां पर नेचुरल ईंधन के तौर पर हम किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम 233 का प्रयोग करते हैं। जो यूरेनियम यहां पर प्राप्त हुआ मानव निर्मित, इसका प्रयोग करेंगे। ये तभी हमको मिलेगा जब हम सेकंड स्टेज को क्रॉस करेंगे। पहले स्टेज से हमको क्या मिलता है? प्लूटोनियम मिलता है। सेकंड स्टेज से हमको क्या मिलता है? यह यूरेनियम 233 मिलता है। फिर जाकर के इसका प्रयोग अब थर्ड स्टेज में हम करेंगे, लेकिन इसके साथ हम प्रयोग कर देते हैं थोरियम का। तो यहां पर अब देखिए क्या हो जाता है, यह जो यूरेनियम 233 है यह एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यह फिजाइल मटेरियल है। और जो थोरियम 232 था यह पुनः फिजाइल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रकार से जब हम प्रक्रिया को दोहराते हैं तो यह यूरेनियम 233 और थोरियम 232 का प्रयोग करते हैं और एनर्जी सतत रूप से हमको प्राप्त होती है। और यह प्रक्रिया भारत के लिए इसलिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर मानी जाती है, क्योंकि भारत में जो थोरियम है बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो अभी तक तो हमारा जो एनर्जी जनरेशन की प्रक्रिया है, अभी हम लोग सेकेंड स्टेज तक ही पहुंचे हैं। लेकिन जब थर्ड स्टेज का हमारा रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी जो यूरेनियम पर निर्भरता है यह काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि तब हम लोग किसका प्रयोग करने लगेंगे? थोरियम का प्रयोग करने लगेंगे। तो ये सब कहानी है किसकी? एक प्रकार से जो नाभिकीय ऊर्जा है उसके विषय में। लेकिन साथ में यहाँ पर कुछ तथ्य और है जो हमको ध्यान में रखना है। जैसे ब्रीडर रिएक्टर किसे कहते हैं? तो ब्रीडर रिएक्टर ऐसा रिएक्टर होता है जिसमें फर्टाइल को हम फिजाइल मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यूरेनियम 238 को हम 239 में तथा थोरियम 232 को 233 में कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रकार मॉडरेटर का तात्पर्य अर्थात D2O, H2O, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। जबकि बेरिलियम भी एक मॉडरेटर है। ये भी क्या है? एक मॉडरेटर है जो अल्फा बीटा गामा की गति को क्या करता है? कम करता है। इसका प्रयोग करते हैं जीरो पावर रिएक्टर में। तो आपसे पूछा जा सकता है बेरिलियम का प्रयोग किस रिएक्टर में करते हैं? तो जीरो पावर रिएक्टर में किया जाता है। साथ में अगर बात करें कि जीरो पावर रिएक्टर किसे कहते हैं, तो अनुसंधान या चिकित्सा क्षेत्र में जिस हम रिएक्टर का प्रयोग करते हैं उसका नाम होता है जीरो पावर रिएक्टर। कूलेंट के रूप में भी हम लोग H2O और D2O का प्रयोग करते हैं। साथ में तरल कुछ धातु है इसका प्रयोग करते हैं। गैस और वायु का भी प्रयोग करते हैं। और कूलेंट राड के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कैडमियम और बोरान का प्रयोग करते हैं, जो न्यूट्रॉन को सक करने का काम करता है, न्यूट्रॉन को पकड़ने का काम करता है। यहां पर एक करंट अफेयर्स से संबंधित टॉपिक है जो हमको ध्यान में रखना है, और वह टॉपिक ये है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी जो है, इसको हाल में आरबीआई ने 12 मार्च 2023 को किसका दर्जा प्रदान कर दिया गया है? किसका दर्जा प्रदान किया है? यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्रदान, किसको प्रदान किया? ध्यान रखिएगा, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को आरबीआई ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्रदान। इसका दर्जा प्रदान करने से इसका फायदा क्या हुआ? अब इसका फायदा ये होगा कि यह वित्त पोषण, ध्यान रखिएगा, यह रीफाइनेंसिंग के लिए, ध्यान रखिएगा किसके लिए? रीफाइनेंसिंग के लिए उच्च जोखिम ले सकता है। अर्थात अब इसको लोन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, और जब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसको लोन मिलेगा तो इससे क्या होगा? जो 36 वर्षों, ध्यान रखिएगा, 36 वर्षों के बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण और नवीकरणीय ऊर्जा के केंद्रीय विकास की मान्यता इससे। सोचिए, जिसको रीफाइनेंसिंग की सुविधा मिलती है, इसका क्या होता है कि यह अब मार्केट से फंड जुटा सकता है, और जब फंड अधिक आएगा तो इसके आधार पर क्या होगा? बहुत सारा यह अपना डेवलपमेंट कर सकता है। इसलिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी चर्चा में थी। इसके बारे में आप लोगों को ध्यानपूर्वक कंप्लीट पढ़ लेना है कि जिससे आपका प्रश्न बन जाए। भारतीय अक्षय ऊर्जा जो है यह 1987 से काम कर रहा है, और इसका जो आदर्श वाक्य है ये है हमेशा के लिए ऊर्जा। बाकी आप लोग इसको अपने से पढ़िए।
शेष चर्चाएं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।